इतिहास बीते हुए कल की महत्वपूर्ण घटनाओं की कहानी है और अगर इसे कहानी की तरह ही सुनकर याद किया जाए तो इसे याद रखने में आसानी भी होगी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध के संदर्भ में, उसके परिणाम के विषय में और इलाहाबाद की प्रथम और दूसरी संधि के बारे में। प्लासी और बक्सर के युद्ध तथा इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि ने अंग्रेजी शक्ति को न केवल बंगाल में पूरी मजबूती के साथ स्थापित कर दिया, बल्कि अंग्रेजों की संपूर्ण भारत में भी विजय का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल में नवाब से अंग्रेजों तक सत्ता के इस हस्तांतरण के खेल को समझने के लिए हमें इन युद्धों के पीछे की पृष्ठभूमि को समझना होगा कि आखिर इन संघर्षों का सूत्रपात कैसे और क्यों हुआ। बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, जिनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी 3 पुत्रियां थीं। अलीवर्दी खां की मौत के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला उसकी छोटी बेटी का बेटा था। गद्दी का सिराजुद्दौला के पास जाने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, जो कि ढाका के नायब सूबेदार की विधवा थी, और उसके पूर्णिया के नवाब मौसेरे भाई शौकत जंग ने की। और यही से मौका मिल जाता है अंग्रेजों को नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। अंग्रेजों ने शौकत जंग को शरण दी और घसीटी बेगम का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। साथ ही साथ घसीटी बेगम के समर्थक दीवान राजवल्लभ के पुत्र कृष्णवल्लभ को भी शरण दी और नवाब के मांगने पर भी कलकत्ता काउंसिल ने कृष्णवल्लभ को लौटाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब ऐसे में नतीजा क्या होना था? आखिर किसी शासक के क्षेत्राधिकार में उसी की सरजमी पर रह करके उसी के खिलाफ जाकर के कोई कैसे काम कर सकता है? और वह शासक इस बात को भला कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बस नवाब भी उबल पड़ा और उसने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण किया और तकरीबन 5 दिन की मेहनत के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर भी अपना अधिकार कर लिया। सभी अंग्रेज अधिकारियों ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। इसी दिन 20 जून 1756 को एक ऐसी घटना घटी जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना ये इतिहास की ऐसी घटना है जिसके विषय में 2 पक्षकारों में मतभेद है। नवाब के पक्षकारों ने इस घटना के होने से साफ साफ इंकार किया, जबकि अंग्रेज अधिकारियों में से एक अंग्रेज अधिकारी था हॉलवेल, जिसने इसकी पुष्टि की और खुद को इसका चश्मदीद बताया। उसके अनुसार नवाब ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इस काल कोठरी में बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी बंद थे और सभी की मौत गर्मी और उमस से भरे हुए उस कमरे में दम घुटने के चलते हो गई। जब यह खबर मद्रास पहुंची तो वहां से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी गई। अंग्रेजों ने कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया और क्लाइव ने 9 फरवरी 1757 को नवाब सिराजुद्दौला से अलीनगर की संधि कर दी, जिसके तहत कंपनी के पुराने क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार कंपनी को वापस मिल गए। नवाब ने कंपनी को मुआवजा देने की भी बात कही। हालांकि ये बात और थी कि उस मुआवजे का निर्धारण नवाब के द्वारा स्वयं ही किया जा रहा था। इसी के साथ कंपनी को किलेबंदी करने की इजाजत मिल गई, सिक्के ढालने की भी इजाजत मिल गई। क्लाइव बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने नवाब को उसके पद से हटाने की योजना बनाई, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न घटित हो पाए। उसने नवाब से असंतुष्ट शक्तिशाली लोगों को, नवाब के महत्वाकांक्षी अधिकारियों को और बंगाल के बड़े बड़े व्यापारियों को अपनी ओर मिलाने की सोची और इसी अनुक्रम में उसने नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर और सेना के ही एक अन्य अधिकारी यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल का जो सबसे बड़ा बैंकर था उस वक्त जगत सेठ, उसको अपनी ओर मिला लिया। चूंकि क्लाइव ने नवाब के महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया था, इसलिए अब वक्त था अपनी योजना को अमली जामा पहनाने का और इसकी परिणत होती है प्लासी के युद्ध के रूप में। प्लासी का युद्ध, जिसको लड़ाई झगड़ा करना होता है ना, उसके पास 20 बहाने होते हैं। अंग्रेजों ने नवाब पर फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ाने का आरोप लगाया और यही आरोप लगाकर नवाब पर हमला कर दिया।
23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुई एक छोटी सी झड़प ने अंग्रेजी शक्ति की बंगाल में नींव रख दी। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में नवाब की ओर से केवल मीर मदान मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिक ही लड़े, जबकि नवाब की सेना की एक बड़ी टुकड़ी मीर जाफर के नेतृत्व में किनारे खड़ी रही। नवाब हार गया। सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे ने मोहम्मद बेग के द्वारा मरवा दिया और इस तरह अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बदल डाला। अब बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। मीर जाफर ने नवाब बनने पर कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी। क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 2,34,000 रुपए की रकम भेंट की और 50 लाख रुपए उसने सेना के लिए दिए। यद्यपि मीर जाफर नवाब तो बन गया, लेकिन वो अपने ही राज्य में बगैर अंग्रेजों से पूछे कोई कार्य नहीं कर सकता था। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जब उसने बिहार प्रांत के शासक राम नारायण, उड़ीसा के राजा राम सिंह और पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटाना चाहा, तो क्लाइव और वॉटसन ने वहां पर मध्यस्थता की और मीर जाफर को ऐसा करने से मना कर दिया और मीर जाफर को मानना भी पड़ा। मीर जाफर उस बात से इंकार नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने मीर जाफर को क्लाइव का गधा तक कह दिया। जब जैसे मनचाहा वैसा काम क्लाइव ने मीर जाफर से ले लिया। कुछ समय बाद क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। क्लाइव के जाने के बाद हालवेल को बंगाल का अस्थायी गवर्नर बनाया गया और उसके बाद वेंस्टार्ट स्थायी गवर्नर के रूप में बंगाल आया। वेंस्टार्ट ने भी अपनी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए अपना नवाब बंगाल की गद्दी पर बिठाना चाहा और उसने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाने की सोची। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। नवाब बनाने के बदले में मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को देने की बात मानी और साथ ही साथ सिलहट के चूना के व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा देने की बात भी मीर कासिम ने कबूल कर ली। मीर कासिम ने वेंस्टार्ट को व्यक्तिगत तौर पे 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड और कोलकाता काउंसिल के अन्य मेंबर्स को, अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड देने का वादा भी कर लिया। मीर जाफर को जैसे ही वेंस्टार्ट ने कहा, उसने गद्दी छोड़ दी और 15,000 पेंशन के बदले कलकत्ते में ही वो रहने लगा और इस तरह से मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, यानी बगैर किसी संघर्ष के मीर कासिम नवाब बन गया। इस तरह सिराजुद्दौला से सत्ता के लिए गद्दारी करने वाला मीर जाफर एक समय बाद सत्ता से खुद ही बाहर हो गया और वो भी गद्दारी के चलते। मीर कासिम की अगर बात करें तो वो एक योग्य शासक था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, जिससे कि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रकारी माहौल से बच सके और कोलकाता से दूर होने के नाते अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी यहाँ तुलनात्मक रूप से कम रहे। उसने सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी वॉल्टर रीनहार्ड को नियुक्त किया। इसी अधिकारी को समरू के नाम से भी जाना जाता है, काफी फेमस था ये। मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का भी इंतजाम करवाया मीर कासिम ने। अंग्रेजों के द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को देखते हुए उसने 1763 में सभी आंतरिक व्यापार को कर मुक्त घोषित कर दिया, जिससे स्थानीय व्यापारियों को अंग्रेजों के साथ व्यापारिक प्रतियोगिता करने में मदद मिल गई। अब भला अंग्रेज ये बात कहां से बर्दाश्त करते? इसी दरमियान पटना की व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर अटैक कर दिया। पटना पर हुए इस आक्रमण को मीर कासिम ने पूरी मजबूती के साथ उसका उत्तर दिया और एलिस को पराजित किया। कई अंग्रेज अधिकारी बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने तुरंत मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस तरह बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। यद्यपि मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो मीर कासिम ने सभी अंग्रेज युद्धबंदियों की हत्या कर दी और इसके बाद मदद के लिए मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। संयोग से उसी वक्त वहां पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी मौजूद था। मीर कासिम को मदद का आश्वासन मिला और तीनों की संयुक्त सेनाएं बक्सर पहुंची, जहां पर 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। यह एक बड़ी घटना थी और अंग्रेजों की एक बड़ी विजय भी थी। जहां एक ओर प्लासी का युद्ध षड्यंत्र का परिणाम था, तो वहीं दूसरी ओर बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की सैन्य कुशलता का परिणाम था। इस युद्ध का नतीजा ये निकला कि मुगलों की जो बची हुई साख थी वो भी धूल में मिल गई और उत्तर भारत में अब ऐसी कोई शक्ति बची नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो सके। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके एक अल्पवयस्क बेटे
नजमुद्दौला को नवाब बना दिया गया। बक्सर के युद्ध के बाद जब क्लाइव फिर से गवर्नर बनकर भारत आया तो उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 2 अलग अलग संधियां की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी और कंपनी ने मुगल सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर देने का वचन दिया। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने की व्यवस्था की गई और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर भी मिल गई। इलाहाबाद की दूसरी संधि की अगर बात करें जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, तो इस संधि में बंगाल के अंग्रेज गवर्नर क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला शामिल थे। इसके तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़ करके संपूर्ण अवध राज्य लौटा दिया गया। शुजाउद्दौला की ओर से कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग प्राप्त हुआ। वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र अंग्रेजों ने राजा बलवंत सिंह को दिलवा दिया। हालांकि यह अवध के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही माना गया। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हासिल हो गई। और जो सबसे बड़ी बात थी कि अवध राज्य की सुरक्षा के लिए अवध के ही खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रख दी गई। इतिहास की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।